आज की इस वीडियो में हम फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। देन हम डिस्कस करेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देन हम डिस्कस करेंगे बाई कैमरल पार्लियामेंट एंड देन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। देन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। देन हम डिस्कस करेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम। देन हम डिस्कस करेंगे फ्रांस एज अ सेकुलर स्टेट। एंड देन हम डिस्कस करेंगे पॉपुलर सोवरेनिटी। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे राइट्स ऑफ द फ्रेंच पीपल। ये सारे साइलेंट फीचर्स है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के। इसे हम वन बाय वन सेपरेटली डिस्कस करेंगे, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अब फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं। एक वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जीक्यूटिव को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस करेंगे। और थर्ड वीडियो में हम लेजिस्लेचर को डिस्कस करेंगे। तो तीनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब साइलेंट फीचर्स डिस्कस करने से पहले आपको ये बेसिक हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि फ्रांस के बहुत से मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशंस रहे डिफरेंट टाइम पीरियड में। और इन कॉन्स्टिट्यूशंस को बाद में एब्रोगेट कर दिया गया, इन कॉन्स्टिट्यूशंस को बाद में ख़त्म कर दिया गया पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से और गवर्नमेंटल इंस्टेबिलिटी की वजह से या वॉर्स की वजह से इन कॉन्स्टिट्यूशंस को ख़त्म किया गया। जैसे फर्स्ट रिपब्लिक, सेकेंड रिपब्लिक, थर्ड रिपब्लिक एंड फोर्थ रिपब्लिक। इन सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को एब्रोगेट किया गया है वॉर्स की वजह से, पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से और गवर्नमेंटल इंस्टेबिलिटी की वजह से। अब करंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है फिफ्थ रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 1958 में बनाई गई। देखिए 1958 में अल्जीरियन वॉर की वजह से, यानी 1958 में अल्जीरियन वॉर की वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हुआ। और फोर्थ रिपब्लिक में वैसे भी बहुत से इश्यूज थे, फोर्थ रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे भी बहुत से इश्यूज थे। बट 1958 में जब ये पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हुआ अल्जीरियन वॉर की वजह से, तो 1958 में डी गोल को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया विद स्पेशल पावर कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। यानी 1958 के पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से डी गोल को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया विद स्पेशल पावर कि आप नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। अभी ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है फिफ्थ रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन, 1958 में इसे नेशनल रेफरेंडम के थ्रू इसे अप्रूव करवाया गया। नेशनल रेफरेंडम मींस जब लोग डायरेक्टली उस पर वोट करते, तो इस नए कॉन्स्टिट्यूशन को नेशनल रेफरेंडम के थ्रू अप्रूव किया गया। और इस रेफरेंडम में 79% लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया। तो ये बेसिक हिस्ट्री थी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। वैसे तो इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, बट हम इस वीडियो में चूंकि साइलेंट फीचर डिस्कस करेंगे, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ बेसिक हिस्ट्री को ही डिस्कस की। अब सबसे पहला साइलेंट फीचर देखते हैं फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है रिटन और इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कि फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल डॉक्यूमेंट में कोडिफाइड है। अब ये पॉइंट इतना क्यों इम्पोर्टेंट है कि फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को देख लें तो वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसी के साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर अब फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है तो उसमें कितने आर्टिकल्स हैं? तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल के साथ 92 आर्टिकल्स है टोटल। और ये जो 92 आर्टिकल्स है इन्हें ऑर्गेनाइज किया गया है 17 डिफरेंट टाइटल्स के अकॉर्डिंग। यानी फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के 92 आर्टिकल्स हैं और उन्हें 17 डिफरेंट टाइटल्स में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इस स्लाइड को अगर हम समराइज कर ले कि फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसके टोटल आर्टिकल्स 92 है। और इन 92 आर्टिकल्स को 17 डिफरेंट टाइटल्स के अंडर ऑर्गेनाइज किया गया है। अब आर्टिकल से रिलेटेड आपने एक पॉइंट जरूर याद रखना है कि 1962 में अल्जीरिया, जो कि फ्रेंच कॉलोनी थी, उसने इंडिपेंडेंस अचीव किया। अब जब उसने इंडिपेंडेंस अचीव किया तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स थे वो वो कम होकर 89 हो गए। यानी पहले क्या कितने आर्टिकल्स थे, 92 आर्टिकल्स थे। बट जब अल्जीरिया ने इंडिपेंडेंस अचीव किया फिर वही आर्टिकल्स 89 तक आ गए। और इसी के साथ टाइटल 17 जो था उसे कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया। यानी अब फ्रांस के टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, 89 है। पहले कितने थे, 92 थे, अब 89 है। और टाइटल 17 को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया। इसकी रीज़न क्या थी? रीज़न थी कि अल्जीरिया ने जब 1962 में इंडिपेंडेंस अचीव की
तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 89 हुए और 17 जो टाइटल था उसे ख़त्म कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये एक पॉइंट आपने याद रखना है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो साइलेंट फीचर है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का वो है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। देखिए डेमोक्रेसी में मेनली टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, या तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। बट फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इसका क्या मतलब है? तो फ्रांस में जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या फ्रांस की जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि फ्रेंच सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है। इट मींस सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म दोनों के एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। यानी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम दोनों के एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। अगर आप सेकंड सेंटेंस को देख ले, अगर आप सेकंड सेंटेंस को पढ़े कि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम मींस व्हिच कंबाइंस एलिमेंट ऑफ बोथ प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, कि इसमें दोनों के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब इसी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को समझने के लिए अगर हम देख लें कि फ्रांस में प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है। प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंट को लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, बट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। यानी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। इसी के साथ प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व नेशनल असेंबली, बट प्राइम मिनिस्टर का मेन फंक्शन है कि डे टू डे अफेयर्स को रन करे, स्टेट के डे टू डे अफेयर्स को रन। अभी यहाँ पर डिफरेंस देखिए, देखिए मोस्ट ऑफ द स्टेट जिनमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कंप्लीटली प्रेसिडेंट के पास होती है और प्राइम मिनिस्टर तो होता ही नहीं। इसी तरह अगर आप लास्ट पॉइंट को देख ली कि फ्रांस के प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। बट अगर आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देख ले, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करे विद द कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। मैं अगर आपको यूएस की एग्जांपल दूं, यूएस में प्रेसिडेंट कांग्रेस को डिसॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर जो पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में या फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम में आपको दोनों यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म भी नजर आएगा, आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एलिमेंट्स भी नजर आएंगे, आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एलिमेंट्स भी नजर आएंगे, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ये सेकंड फीचर है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर को डिस्कस करने से पहले आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि लेजिस्लेचर में मेनली टू टाइप्स होती है, या तो यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर होता है या बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है। यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर मींस जिस स्टेट में भी यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर हो, इट मींस कि उस स्टेट में सिंगल हाउस होगा, वन हाउस हो। और जिस स्टेट में भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा उस स्टेट में टू हाउसेज होंगे। तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फ्रांस बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। फ्रांस में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है विच मींस के फ्रांस में टू हाउसेस, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो फ्रेंच पार्लियामेंट इज बाई कैमरल यानी इसमें टू हाउसेस है या टू चैम्बर्स है। अब फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग कि फ्रांस का जो पार्लियामेंट है इट इज कंपोज्ड ऑफ नेशनल असेंबली एंड सेनेट, यानी नेशनल असेंबली भी है और सेनेट भी है। तो नेशनल असेंबली जो है वो लोअर हाउस है और सेनेट जो है वो अपर हाउस है। इसी पॉइंट को कनेक्ट करते हुए कि नेशनल असेंबली क्या है, लोअर हाउस है और सेनेट अपर हाउस है। और नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं उन्हें लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, बट सेनेट के जो मेंबर्स हैं उन्हें इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। इसी तरह नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनका जो टर्म है वो 5 ईयर्स है, बट सेनेट के जो मेंबर्स हैं उनका जो टर्म है वो 6 ईयर्स है। तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के इस साइलेंट फीचर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि फ्रांस में टू हाउसेस है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस।
अपर हाउस सेनेट है, लोअर हाउस नेशनल असेंबली है। नेशनल असेंबली के मेंबर्स को डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं, और सेनेट के जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। इसी तरह नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनका टर्म जो है वो 5 इयर्स है, और सेनेट के जो मेंबर्स हैं उनका टर्म 6 इयर्स है। तो ये था थर्ड साइलेंट फीचर फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन का। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का वो है कि फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, यानी हम इसे क्यों रिजिड कहते हैं? देखिए, जब भी हम कहते हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, इट मीन्स कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना डिफिकल्ट है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत डिफिकल्ट। इसीलिए हम कहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिड। तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का भी ये साइलेंट फीचर है कि फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी उसमें जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत डिफिकल्ट है। अब अमेंडमेंट होता कैसे है, देखिए अमेंडमेंट के मेन पार्ट्स क्या है या अमेंडमेंट होता कैसे है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, अमेंडमेंट्स फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह के अमेंडमेंट्स होते हैं। इसके दो वे है। देखिए, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी अमेंडमेंट होता है तो उसके दो मेथड्स है, या आप कह सकते हैं कि दो पाथवेज है, डिफरेंट पाथवेज है। अब पहला वे देखते हैं कि फ्रांस का जो पार्लियामेंट है उसमें दोनों हाउसेस, नेशनल असेंबली और सेनेट, अगर वो कोई अमेंडमेंट पास कर दे, अगर वो कोई अमेंडमेंट प्रपोज करने के बाद पास कर दे, यानी फ्रांस की जो अपर हाउस और लोअर हाउस, फ्रांस की जो दोनों हाउसेस है वो एक अमेंडमेंट पास कर दे। अब ये अमेंडमेंट तभी अप्रूव हो पाएगा, ये अमेंडमेंट फाइनली तभी अप्रूव हो पाएगा जब ये नेशनल रेफरेंडम से अप्रूव हो जाए। यानी ये जो अमेंडमेंट पास किया है दोनों हाउसेज ने, अब ये नेशनल रेफरेंडम करवाया जाएगा इस अमेंडमेंट के ऊपर। लोग डायरेक्टली वोट करेंगे। नेशनल रेफरेंडम मींस कि लोग डायरेक्टली वोट करेंगे, लोग डायरेक्टली कहेंगे कि क्या ये अमेंडमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर लोगों ने ये कहा कि ये अमेंडमेंट सही है और ये अमेंडमेंट होना चाहिए, और इस अमेंडमेंट को लोगों ने अप्रूव कर दिया, तो ये अमेंडमेंट अप्रूव हो जाएगा। अगर लोगों ने इस अमेंडमेंट को अप्रूव नहीं किया नेशनल रेफरेंडम में, तो ये अमेंडमेंट अप्रूव नहीं हो सकता। तो ये पहला मेथड है और पहला वे है जिसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि जब दोनों हाउसेस एक अमेंडमेंट पास करते हैं, वो अमेंडमेंट फिर नेशनल रेफरेंडम के थ्रू अप्रूव करवाया जाता है। ये पहला मेथड। सेकंड मेथड क्या है अमेंडमेंट का? देखिए, सेकंड मेथड ये है कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट को, अमेंडमेंट के प्रोसेस को। अब जब प्रेसिडेंट इनिशिएट करते हैं तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट जो अमेंडमेंट उसने इनिशिएट किया था, एक ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं। ज्वाइंट सेशन किसका? ज्वाइंट सेशन दोनों हाउसेस का, अपर हाउस और लोअर हाउस। ज्वाइंट सेशन मींस कि उनके दोनों के मेंबर्स को एक साथ बुलाते हैं। अब इस ज्वाइंट सेशन में अगर थर्ड फिफ्थ ऑफ द मेजोरिटी ने ये कहा कि हम इस अमेंडमेंट को पास करना चाहते हैं, तो ये अमेंडमेंट डायरेक्टली अप्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पर देख ले, यहाँ पर नेशनल रेफरेंडम की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी लास्ट जो मेथड है, फर्स्ट मेथड जो हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें क्या था, नेशनल रेफरेंडम के थ्रू अमेंडमेंट को अप्रूव किया जाता था। बट यहाँ पर नेशनल रेफरेंडम नहीं है। यहाँ पर प्रेसिडेंट ने स्टार्ट किया, प्रोसेस स्टार्ट किया प्रेसिडेंट ने, देन ज्वाइंट सेशन बुलाया। ज्वाइंट सेशन में अगर थर्ड फिफ्थ मेजोरिटी अचीव हो जाए, थर्ड फिफ्थ मेजोरिटी ये कहे कि इस अमेंडमेंट को पास कर दे, थर्ड फिफ्थ मेजोरिटी ज्वाइंट सेशन में, तो ये अमेंडमेंट डायरेक्टली अप्रूव हो जाएगा विदाउट नेशनल रेफरेंडम। देखिए, अगर आप लास्ट सेंटेंस पढ़ ले कि इफ इट इज पास्ड बाय अ थर्ड फिफ्थ मेजोरिटी, देन द प्रपोज्ड बिल बिकम एन अमेंडमेंट इवन विदाउट बीइंग अप्रूव्ड बाय द पीपल इन अ रेफरेंडम। यानी विदाउट रेफरेंडम ही ये पास हो जाएगा। तो ये दो मेथड्स। तो इन दोनों मेथड्स को अगर मैं आपको इजी वे में समझाऊं, कि पहला मेथड हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि अगर नेशनल असेंबली ने कोई अमेंडमेंट पास किया, तो वो अमेंडमेंट आएगा सेनेट के पास, सेनेट भी उसे पास कर दे, तो वो अमेंडमेंट जाएगा नेशनल रेफरेंडम के थ्रू। तो नेशनल रेफरेंडम में लोगों ने अगर उसे अप्रूव कर लिया, तो ये अमेंडमेंट क्या हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। सेकंड मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रेसिडेंट क्या करेगा,
कि प्रेसिडेंट अमेंडमेंट के प्रोसेस को इनिशिएट करेगा एंड देन उस अमेंडमेंट को सबमिट करेगा ज्वाइंट सेशन में। एक ज्वाइंट सेशन बुलाएगा और उस ज्वाइंट सेशन में दोनों हाउसेस के मेंबर्स होंगे और उन मेंबर्स में अगर थर्ड फिफ्थ मेजोरिटी के थ्रू वो अमेंडमेंट पास हो जाए तो वो अमेंडमेंट अप्रूव हो जाए। तो ये दो डिफरेंट मेथड्स। अब इन मेथड्स में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने समझना है और ये जो मैंने आपको समझाया उसकी रीजन क्या थी कि फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है। क्योंकि यहाँ पर आप देख ले जो अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत डिफिकल्ट है। इस प्रोसेस के डिफिकल्ट होने की वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये भी एक फीचर है फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन का। अब अमेंडमेंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है और वो पॉइंट है एब्सोल्यूट लिमिटेशन। यानी देख ले कुछ ऐसी चीजें हैं फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 89 के अकॉर्डिंग कि कभी भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं हो सकता जिसके थ्रू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेंज किया जाए, जिसके थ्रू रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेंज किया जाए। यानी आर्टिकल 89 के अकॉर्डिंग कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शेल नॉट बी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी अमेंडमेंट। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसा अमेंडमेंट हो जाए जिसके थ्रू रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही चेंज कर दे आप। इसकी अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि फ्रांस में ऐसा अमेंडमेंट हो जिसमें रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हटाकर मोनार्की इस्टेब्लिश कर दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज को कम्प्लीटली रोका है। यानी अगर कोई आपसे ये पूछे कि अमेंडमेंट से रिलेटेड कौन सी लिमिटेशन है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो ये है कि आर्टिकल 89 के अकॉर्डिंग कभी भी ऐसा अमेंडमेंट पास नहीं करवाया जा सकता ये, या कभी भी ऐसा अमेंडमेंट या कभी भी ऐसे अमेंडमेंट को अप्रूव नहीं करवाया जा सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जिसमें रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आप चेंज कर दे। यानी कोई ऐसा अमेंडमेंट आप पास कर दे जिसमें रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही खत्म कर दे आप या उसको चेंज कर दे। तो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को रोकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन आप लोगों ने याद रखनी है अमेंडमेंट से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का वो है कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल मींस कि इट एक्ट एज अ सुप्रीम गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है और ये इंश्योर करता है कि जितने भी लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जितने भी इलेक्शंस हो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये कि प्रेसिडेंट जब भी किसी बिल को साइन करता है, प्रेसिडेंट जब भी किसी बिल को साइन करता है तो प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो इस बिल को रिफर करे, किस साइन करने से पहले वो इस बिल को रिफर करे कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल की तरफ, वो इस बिल को रिफर करे कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल को और कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल फिर उस बिल को देखेगा कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है तो वो उसे अप्रूव करेगा, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो उसे रिजेक्ट कर देगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल में हम लोगों ने क्या समझा कि कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है और ये इंश्योर करता है कि जितने भी लॉज है और इलेक्शंस होते हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना करे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के जो मेंबर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के जो टोटल मेंबर्स है वो 9 मेंबर्स है जिन्हें अपॉइंट किया जाता है 9 ईयर्स के लिए। यानी इनका टर्म क्या है, 9 ईयर्स। उन टोटल मेंबर्स कितने हैं, 9 मेंबर्स हैं। इनमें से 3 जो मेंबर्स है यानी 3 जो मेंबर्स है उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक अपॉइंट करते हैं। 3 मेंबर्स को नेशनल 3 मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल असेंबली अपॉइंट करती है। प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल असेंबली मींस स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, जिसे हम कॉमन वर्ड में स्पीकर कहते हैं। और लास्ट जो 3 मेंबर्स हैं उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ सेनेट अपॉइंट करते हैं। तो टोटल मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के कितने हैं, 9 मेंबर्स हैं और 9 ईयर्स के टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है इन्हें। उनमें से 3 मेंबर्स प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, 3 मेंबर्स नेशनल असेंबली का स्पीकर अपॉइंट करता है और 3 मेंबर्स सेनेट का जो स्पीकर है, ये जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है ये भी एक साइलेंट फीचर है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का।
इस काउंसिल के थ्रू फ्रांस अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है। अब नेक्स्ट है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस करने से पहले अगेन आपको एक पॉइंट याद रखना चाहिए कि मेनली कॉमनली टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, या तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, यानी जो पावर है वो किसके पास होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। और जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो पावर है उसमें पावर शेयरिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट, या हम कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यानी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर किसके पास होती है, सेंटर के पास होती है। और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मेनली क्या होती है, शेयरिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के दरमियान पावर शेयरिंग होती है। बट यूनिटरी फॉर्म में पावर सेंटर के पास ही होती है। अब क्वेश्चन ये है कि फ्रांस में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो फ्रांस में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी फ्रांस क्या है, एक यूनिटरी स्टेट है जिसमें जो अथॉरिटी है वो किसके पास है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और उसके साथ फ्रांस में जो लोकल गवर्नमेंट है उसके पास कोई भी ऑटोनमस पावर नहीं है, यानी वो सिर्फ उन डिसीजंस को फॉलो करती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे दे, या वो अपने पावर्स को ड्राइव करती है कहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो फ्रांस में मेनली जो पावर है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और लोकल गवर्नमेंट के पास कोई भी ऑटोनमस पावर्स नहीं है। तो ये भी एक साइलेंट फीचर है फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन का कि फ्रांस में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब नेक्स्ट जो फीचर है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का वो है पॉपुलर सोवरेनिटी। देखिए पॉपुलर सोवरेनिटी एक डिफरेंट कंसेप्ट है जिससे हम सोवरेनिटी के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, बट यहाँ पर हम सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखेंगे। पॉपुलर सोवरेनिटी है क्या, सोवरेनिटी मींस सुप्रीम पावर, सोवरेनिटी मींस सुप्रीम पावर। अब फ्रांस के आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग वो कहता है कि, आर्टिकल 3 कहता है कि नेशनल सोवरेनिटी बिलोंग्स टू द पीपल हु एक्सरसाइज इट थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स एंड बाय द वे ऑफ रेफरेंडम। यानी इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कि जो सॉवरेनिटी है वो किसके पास है, सुप्रीम पावर किसके पास है, सुप्रीम पावर लोगों के पास है। और लोग इस सुप्रीम पावर को कैसे एक्सरसाइज करते हैं, और लोग इस सुप्रीम पावर को कैसे एक्सरसाइज करते हैं, वो दो मेथड्स उसमें दिए हुए हैं। पहला मेथड है थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। इसका मतलब है थ्रू रिप्रेजेंटेटिव मींस कि लोग जब इलेक्शन होते हैं, लोग लोग इलेक्शन में एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव फिर अपने इन लोगों को रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में। तो ये पहला मेथड है जिसके थ्रू लोग अपने सुप्रीम पावर को क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। सेकंड जो मेथड है वो है बाय मींस ऑफ रेफरेंडम। ये सेकंड मेथड है। रेफरेंडम मींस इसमें लोग डायरेक्टली वोट करते हैं किसी भी इशू के ऊपर। यानी अगर प्रेसिडेंट कहे कि इस इशू के ऊपर हम लोगों ने रेफरेंडम करवाना है, तो वो इशू लोगों के सामने पेश किया जाएगा या वो पॉलिसी लोगों के सामने पेश की जाएगी और लोग डायरेक्टली कहेंगे कि क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यस या नो, या अप्रूव करेंगे लोग या रिजेक्ट करेंगे किसी भी पॉलिसी को या किसी भी डिसीजन को। तो मेन जो पॉइंट, जो समझने वाला पॉइंट है वो ये है कि सुप्रीम पावर किसके पास है, सुप्रीम पावर लोगों के पास है। इसीलिए हम कहते हैं पॉपुलर सॉवरेनिटी। तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक साइलेंट फीचर है कि नेशनल सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू द पीपल। और लोग किस तरह एक्सरसाइज करते हैं इसको, लोग दो तरह से एक्सरसाइज करते हैं, या तो रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू या बाय मींस ऑफ रेफरेंडम। अब फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट जो साइलेंट फीचर है वो है मल्टी पार्टी सिस्टम। देखिए आपने टू पार्टी सिस्टम का सुना होगा जो कि यूएस में है, इसी तरह ब्रिटिश में भी टू पार्टी सिस्टम है। यानी टू पार्टी सिस्टम मींस जहाँ पर दो पार्टीज मेनली डोमिनेट करती, बट फ्रांस में मल्टी पार्टी सिस्टम है। देखिए फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग के फ्रांस में क्या होगा, मल्टी पार्टी सिस्टम होगा। इट मींस कि कोई शख्स भी पार्टी बना सकता है, कोई इंडिविजुअल भी पार्टी बना सकता है और अपनी एक्टिविटीज फ्रीली कर सकता है। बट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हर पार्टी के पास फ्रीडम और हर पार्टी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो नेशनल सॉवरेनिटी और डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करे।
यानी इन दो प्रिंसिपल्स की रिस्पेक्ट करे, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसे चाहिए कि वो नेशनल सॉवरेनिटी और डेमोक्रेसी, इन दो प्रिंसिपल्स की रिस्पेक्ट। इस फीचर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? इस फीचर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग फ्रांस में मल्टी पार्टी सिस्टम है, जिसमें हर पार्टी अपनी एक्टिविटीज फ्रीली कर सकती है और हर पार्टी के पास फ्रीडम है। बट ये हर पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रिस्पेक्ट करे नेशनल सॉवरेनिटी की और डेमोक्रेसी की। अब नेक्स्ट जो फीचर है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है कि फ्रांस इज अ सेकुलर स्टेट। देखिए आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग वो कहता है, आर्टिकल 1 कहता है कि फ्रांस शेल बी एन इंडिविजिबल सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। यानी फ्रांस क्या है? फ्रांस सेकुलर स्टेट है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। और सेकुलर स्टेट मींस जहां पर सेपरेशन हो रिलीजन का और स्टेट का, जहां पर सेपरेशन हो चर्च का और स्टेट का, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? सेकुलर स्टेट कहते हैं। फ्रांस भी एक सेकुलर स्टेट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 ऑफ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। अब लास्ट लास्ट जो फीचर है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखिए फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रियम्बल के थ्रू वहाँ के सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। यानी इसकी एग्जांपल अगर हम देख ले कि 1789 डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन्स, इसके अकॉर्डिंग इसमें जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे 1789 में, जो फंडामेंटल इस डॉक्यूमेंट में 1789 डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन, इस डॉक्यूमेंट में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे फ्रांस के सिटीजन्स को, वो आज भी मेंटेन। फंडामेंटल राइट्स जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू वोट, या राइट टू फॉर्म एनी पॉलिटिकल एसोसिएशन, और भी बहुत से फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रांस के सिटीजन्स को दिए हैं।